यूपी की सियासत में एक सवाल फिर उछला है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। सोशल मीडिया पर चर्चाएं जोरों पर थी, सियासी गलियारों में कानाफूसी हो रही थी, लेकिन आज अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने इन तमाम अटकलों पर एक झटके में फुल स्टॉप लगा दिया। जनेश्वर मिश्र साहब की पुण्यतिथि मनाने के बाद जब शिवपाल यादव कैमरे के सामने आए तो बिना लाग लपेट के सीधे बोल दिया, समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम की कोई जरूरत नहीं। एआईएमआईएम से जो है वो गठबंधन की बात आपके एक नेता कह रहे हैं, उस पर तमाम बयानात आए कि हम लोग स्वागत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। क्या इनसे कोई बातचीत चल रही है आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे तो कोई ज़रूरत है आप लोग को एमआईएम की? ज़रूरत है आप लोग को एमआईएम की या आप? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ नजर आ रही है। एक धड़ा मुस्लिम वोटरों में बिखराव को रोकने के लिए ओवैसी की जरूरत को महसूस कर रहा है, तो वहीं आज अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया। यानी संदेश साफ है कि चाचा शिवपाल के मुताबिक ओवैसी से अखिलेश की ना पर्दे के पीछे कोई डील हुई है और ना ही आगे चलकर कोई समझौता होगा। 2027 के लिए ना कोई बैसाखी, ना कोई बैकअप, न ही शिवपाल के मुताबिक वोट कटवा कहे जाने वाले ओवैसी का सहारा चाहिए, बल्कि शिवपाल यादव साहब का तो दावा और भी बड़ा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। वहीं ओवैसी से गठबंधन को लेकर आज जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो देखिए कैसे वो गुस्से से लाल हो। एआईएमआईएम को लेकर क्या आप लोग गठबंधन करने के प्लान में हैं? क्योंकि आप ही के पार्टी के सांसद ने बयान दिया था। तुम अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। देखिए, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीज़ों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। सिंपल सा सवाल तो पूछा था। दरअसल 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में 2027 की रणनीति को लेकर अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद सलेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभर से ओवैसी को लेकर सवाल हुआ था। हमने आपको तफसील से कल दिखाया था। जवाब में उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी पीडीए के साथ आना चाहेगा उसका स्वागत है। बस यहीं से राजनीतिक गलियारों में एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के चुनावी मेल मिलाप की कल्पनाएं दौड़ने लगी। इस बात की अटकलें तेज हो गई कि क्या पीडीए फॉर्मूले में मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए ओवैसी से अखिलेश हाथ मिलाएंगे। लेकिन चाचा ने साफ साफ और भतीजे अखिलेश ने घुमा फिराकर इशारा कर दिया कि समाजवादी पार्टी फिलहाल ओवैसी को साथ लेकर चलने के मूड में नहीं दिखती है। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी के नेता यूपी में बड़ी जीत का अब दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 80 लोकसभा में से 37 सीटों पर यानी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यूपी में सपा उभरी। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर धकेल दिया। माना जा रहा है कि उसी जीत ने अखिलेश को कॉन्फिडेंस दिया कि मुस्लिम यादव दलित का यानी पीडीए का फॉर्मूला अकेले ही काफी है। अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में कि 2027 में ओवैसी के बिना ही वो जीत का रास्ता निकाल लेंगे। एक थ्योरी यह भी है कि अगर ओवैसी और अखिलेश में गठबंधन हुआ तो मुस्लिम वोट जरूर एकजुट रह सकता है, लेकिन बहुसंख्यक वोट में पोलराइजेशन हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक थ्योरी यह भी गढ़ी जा रही है कि अगर अखिलेश ओवैसी से दूर रहे तो कहीं उनका हाल वैसा ना हो जाए जैसा बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी के तेजस्वी यादव का हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह कि तेजस्वी 2025 में भी महागठबंधन के साथ लड़े और कुछ कमाल नहीं दिखा सके, जबकि अखिलेश ने 2024 में कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचाया था। तो क्या 2024 में मिली वही जीत अखिलेश यादव को 2027 में ओवैसी से दूर रखने का कॉन्फिडेंस दे रही है?
तो सुना आपने किस तरीके से यूपी में इस वक्त उछल पुथल मची हुई है। अगली कहानी भी यूपी से, और ये कहानी नवभारत लगातार इसको ट्रैक कर रहा है। नोएडा में मृतक इंजीनियर का चरित्र हनन क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है? बहुत अच्छे दोस्त। अपने आप को सेफ रखते हुए क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा हो, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। जिनको याद नहीं है उनको याद दिला दूं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य ही विजयी होता है। 4 दिन के बाद देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर जब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया, तब जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य माना गया। वैसे 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय नारा बनाने का सुझाव दिया था। यानी जिस देश की नींव सत्यमेव जयते पर रखी गई, उसी देश में बीते 6 दिनों से असत्य का गंदा खेल खेला जा रहा है। और यह सब हो रहा है राजधानी से सटे नोएडा में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के 6 दिन होने को है। जांच के लिए बनी एसआईटी हर पहलू को बारीकी से खंगालने का दावा कर रही है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज बीते 24 घंटों से तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह फुटेज कहां से आया, कैसे आया, यह कोई ऑन करने या बताने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा। तस्वीर जो आप मेरे साथ चलते देख रहे हैं, यह समझकर हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि ये युवराज की आखिरी तस्वीरें तो मानी जा सकती हैं, लेकिन कोई तो अदृश्य ताकत है जो ये साबित करना चाह रही है कि युवराज की शुक्रवार शाम की गतिविधियां उनकी जिंदगी पर भारी पड़ी। एक तरीके से युवराज का चरित्र हनन को करने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए कि वो पब में थे, वो कहीं पर पार्टी कर रहे थे, ये साबित किया जा रहा है। दावा है कि यह फुटेज 16 जनवरी का है। युवराज अपने ऑफिस यानी गुरुग्राम में थे, वहां से निकले सेक्टर 43 जो कि गुरुग्राम में है, वहां पर स्थित एक पब में गए, रेस्टोरेंट में गए। यहां ऑफिस के कुछ कलीग्स के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में कौन युवराज है ये आसानी से दिख भी नहीं रहा है। तस्वीरें अंधेरे में है, धुंधली है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा कर दिया कि ये युवराज का वीडियो है और ये वायरल कराया जा रहा है। ये साबित किया जा रहा है कि युवराज नोएडा पहुंचने के पहले वहां गुरुग्राम में पार्टी कर रहे थे और शायद पब में थे। तो क्या पी रहे थे, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे किसी मृत सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मजाक उड़ाया जा रहा है, चरित्र हनन किया जा रहा है। करीब 3 घंटे के बाद वो रात के इन्हीं वीडियो को माने तो करीब 9:45 बजे वो इस जगह से निकलते हैं और फिर वो नोएडा की तरफ आते हैं। इन तस्वीरों को वायरल कराकर लगता है कि कोई ऐसी ताकत है जो इंजीनियर की दर्दनाक मौत के बाद भी उनके चरित्र हनन में लगी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनकी मौत दर्जनों सरकारी आंखों की मौजूदगी में हो गई, क्या उनकी मौत के बाद चरित्र हनन की कोशिश तो नहीं की जा रही? सुनिए पूरे मामले पर क्या कहा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। फिर पूरी कहानी बताता हूं। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा हो, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। और अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। मोबाइल से ली गई ये तस्वीरें उसी रात की हैं जब युवराज हादसे के बाद कार की छत पर खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे थे।
मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर खुद के जिंदा होने के सबूत मौके पर मौजूद तमाम सरकारी बाबुओं को दे रहे थे, पुलिस वालों को दे रहे थे। लेकिन इस वायरल वीडियो में मौके पर जो टीम थी उनका क्या रिस्पॉन्स था, उनकी बात सुनिए, आप बहुत चक्के रह जाएंगे। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। अपने आप को सेफ रखते हुए चल कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा हमारे। क्या कह रहा है? रेस्क्यू टीम के लोगों के बीच बातचीत से यह साफ लगता है कि इनकी ट्रेनिंग में जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी है। 30 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में एक शख्स मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन लोगों के पैर हाथ चल ही नहीं रहे थे। हमने आपको मौके पर मौजूद चश्मदीद मोनिंदर का बयान कल ही चक्रव्यूह में दिखाया था, जो बता रहा है कि कैसे जिनके पास बचाव की जिम्मेदारी थी उन्हें ठंडे पानी में उतरने से डर लग रहा था। उसी मोनिंदर का अब यह दावा है कि उसे सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए कहा गया, लेकिन वो सच के साथ खड़ा है। चल कोशिश तो कर। या मेरे साथ मेरे लोकल एरिया के लोग अगर मेरे साथ खड़े रहेंगे, जो सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, तो सीधी सी बात है कुछ नहीं होना। लेकिन जब मैं अकेला खड़ा रहूँगा तो मेरे अकेले इंसान को तो शायद कुछ भी है, किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के कोई किसी भी तरीके कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो सच्चाई है मैंने वो बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सच्चाई ही बस इतना है कि मुझसे सच्चाई छुपाने के लिए बोला गया, लेकिन मैंने छुपाई नहीं। मैंने बिल्डर से लेकर मैंने फायर ब्रिगेड, पुलिस, ऑथोरिटी, नेड़ा प्राधिकरण सब की पोल खोली है जी।